वो सब इसी वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। ठीक। और अब हमारी परीक्षा जो है के दिन भी पास आ रहे हैं, इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। देखते हैं महाभोज नाटक का उद्देश्य। इस महाभोज नाटक का एक प्रथम उद्देश्य है, इस नाटक में राजनीति स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण है। नैतिक पतन का चित्रण है किसके लिए? राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें गरीब दलितों की जो आवाज़ है वो दबाने का प्रयास किया गया है। चाटुकारिता या पद लोलुपता, लोकतंत्रीय व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग की झलक है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकार, जिसे पत्रकार के रूप में, यानी कि जो पत्रकारिता है वो हमारे संविधान ने चौथा स्तंभ माना है, वो भी स्वार्थवश बिकाऊ हो जाता है। जैसे आजकल कहते हैं गोदी मीडिया या बिकाऊ मीडिया। इसका मतलब जो सत्ताधारी जो शासन होता है, मीडिया उसी के पक्ष में बोलने लगती है। गुनहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है। इस नाटक में 11 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं। नाटक का कथानक इस प्रकार है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरहो गांव, किस गांव का है? उत्तर प्रदेश के सरहो गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है, लेकिन विशेषर उर्फ बिशु की मौत की घटना से शुरू होता है। सरहो गांव की जो बस्ती है वो हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जन व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। बिशु के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे, जिन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारियों को सौंपना चाहता था, क्योंकि यहाँ उसकी कोई नहीं सुनता था और बस्ती के लोगों को न्याय दिलाना चाहता था। किंतु राजनीति षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र, जो जोरावर एक पहलवान है, मतलब ताकतवर दिखाया गया है इसमें, राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र के कारण बिशु के चाय में दो लोगों को भेजकर जहर मिलवा दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। बिशु की मौत के बाद उसका साथी बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है, और किस लिए? अपने दोस्त का बदला लेने के लिए। बिंदा को भी राजनीति और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध इस नाटक को गति प्रदान करता है। पहला दृश्य 11 दृश्य है, ये तो संक्षिप्त हो गया, लेकिन प्रत्येक दृश्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो दृश्य है इसमें दिखाया गया है, इस दृश्य में बिशु की माँ, जैसा कि आपको बताया है कि ये नाटक बिशु की मौत से स्टार्ट होता है। तो पहले दृश्य में जो बिशु की माँ है, विश्वेश्वर की माँ है, वो अपने बेटे के लाश के पास छाती पीट पीट कर रो रही है। बाप घुटनों पर सिर झुकाकर बैठा है। चारों तरफ लोग जमा हैं। माहौल में सनसनी और तनाव है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस उर्फ खाना पूर्ति करती है, यानी कि जो पुलिस है वो सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हालांकि आए दिन की तुलना में इस बार पुलिस थोड़ा मुस्तैदी दिखाती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। गांव में सभी लोगों को यह यकीन हो गया था कि बिशु की हत्या हुई है। आगजनी वाली घटना के कारण विशेषर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की नहीं थी, उस लोकतंत्र की प्रणाली की थी जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने और आदर्श की बातें की जाती रही हैं।
किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए इन दोनों का होना बेहद जरूरी है। दूसरा दृश्य, शहर का माहौल है। यहाँ मसाल साप्ताहिक जो पत्रिका का कार्यालय भी है। भवानी अपनी मेज पर फैली फाइलों में व्यस्त है। नरोत्तम गांव से रिपोर्ट लेकर सीधे भवानी के पास पहुंचकर गांव का सब सारा हाल सुनाता है। विशेषर हरिजनों का नेता था, मसीहा था। गांव के चुनावी सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जू तक नहीं रहेगी, किंतु इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा था। पूर्व मंत्री शुक्ल बाबू का चुनाव में खम ठोकर खड़ा होना, दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है कि आज भी हरिजनों की जिंदगी बेवत्तर है। इस आगजनी में 9 लोगों के जल कर मर जाने के बाद भी मामला ठंडा पड़ गया था, जबकि विधानसभा तक बात उठी थी। यहाँ पत्रकारिता का 2 चेहरा दिखाई देता है। जहाँ एक और नरोत्तम है जो सही और सत्य पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भवानी है जो पत्र का अधिक बिक्री कैसे और किस माध्यम से हो वैसी पत्रकारिता करता है। नाटक में समसामयिक परिस्थितियों का यथावत जिक्र किया गया है जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। तीसरा जो दृश्य है वो सामने आता है। यहाँ दा साहब जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, यहाँ दा साहब के घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य है। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि बिशु की हत्या की खबर अखबार में छपी है। हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी दुकुल बाबू को चली जाएगी। यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है, लोगों को इस बात से दुख इस बात से है कि उसके जो वोट है वो दूसरी पार्टी को चले जाएंगे। इस बात से वह आतंकित है कि चुनावी दांव-पेच और वोट कैसे और किस लालच देकर लिया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। नाटक में चुनावी माहौल को दिखाया जाता है और तीसरा अंक भी समाप्त होता है। अब चौथा अंक हमारे सामने आता है। चौथे अंक में विशेषर की मौत से आक्रोशित जो उसका मित्र था बिंदा, उसके मौत का बदला लेने के लिए तैयार होता है या रहता है। महेश और रुक्मा उसे इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। विशेषर की मौत के कारण गांव के सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाते हैं। वहीं शुक्ल बाबू गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनज़र जनसभा का अंत शुक्ल बाबू और दा साहब के लोगों के बीच मारपीट होती है और चौथा अंक भी समाप्त होता है। अब हमारे सामने 5वां अंक आता है, जिसके अंतर्गत राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर, लालच देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है। इसमें यह तरकीब शुक्ल बाबू अपनाते हैं। इस रैली में दास साहब के पार्टी के लोग आगामी चुनाव के मद्देनज़र थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दास साहब के पार्टी के लोग उनसे बेहद नाराज़ थे, क्योंकि लखन को शुक्ल बाबू के मुकाबले खड़े करने से दास साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना से कहते हैं कि अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग मतभेद को दरकिनार करके पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं। और 5वां अंक समाप्त होकर 6वां अंक प्रारंभ होता है। मसान का दफ्तर, जहां महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पर आगजनी की सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं।
जिससे वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं। नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मशाल जो पत्रिका थी उसको छोड़ने की बात करते हैं और छठा दृश्य भी समाप्त होता है। अब सातवां दृश्य आता है। गांव में दा साहब के जन संबोधन की तैयारी जोरों से चल रही है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। इसी बीच काशी, जो कि शुक्ल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य था, इस मौके का फायदा उठाता है और जोरावर को भड़काकर चुनाव में खड़े होने की राय देता है। सातवां दृश्य समाप्त होता है। अब हमारे सामने आठवां दृश्य आता है। इस दृश्य में एसपी सक्सेना बिशु की मौत की पुनः तहकीकात का अर्थ होता जांच पड़ताल करने गांव आता है। समूचे यानी कि पूरे गांव में खलबली, कोलाहल जिसे कोरहम कहते हैं, मच गई। सक्सेना एक बार सबकी गवाही लेता है। बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया और आगजनी के पीछे भी उसी के होने के कारण वो बिस्सू के जान का दुश्मन था। आगजनी के सभी सबूत बिस्सू ने इकट्ठे किए थे, जिसमें जोरावर की संलिप्तता थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात का पता चलता है। आठवां दृश्य समाप्त होता है। अब नौवां दृश्य आता है। अचानक सक्सेना के रेस्ट हाउस पर रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने बिस्सू को जहर दिया था उनके बारे में बताता है। उन दोनों को पकड़ लीजिए, वही एकमात्र सबूत हैं, नहीं तो बिंदा ही उसे मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहरी गांव के हैं, बिंदा भी वहीं गया है। अब नौवां दृश्य समाप्त होता है। हमारे सामने 10वां दृश्य आता है। सक्सेना की रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया गया है। जोरावर के चुनाव में खड़े होने से होने वाले नुकसान से दा साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल लेता है। दा साहब इस मामले में बिंदा को बिस्सू का हत्यारा बताते हैं, क्योंकि दा साहब तो मुख्यमंत्री थे। दा साहब इस मामले में बिंदा को बिस्सू का हत्यारा बताते हैं कि रुकमा के साथ संबंध को बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छुपे उसने इस कार्य को अंजाम दिया। दा साहब ने डीआईजी से कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। इस दृश्य में राजनीति में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं, यह भी साफ दिखाई देता है इस नाटक में। और 10वां अंक समाप्त होता है। अब हमारे सामने 11वां दृश्य आता है, जिसमें जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है, जहां उसे बिस्सू के हत्या के मामले से साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया गया, क्योंकि जो दा साहब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बिंदा को बिस्सू के हत्या केस में फंसा दिया था और जोरावर के खिलाफ जो सबूत थे वो सब खत्म करके जोरावर बिल्कुल फ्रेश, यानी कि जिसे कह सकते हैं बिना गवाह के बाहर निकल आता है। और इसी खुशी में जोरावर के यहाँ खुशी का माहौल है और नाचने वाले को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ सिन्हा आईजी के प्रमोशन और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उधर थाने में बिंदा को मार मार के बिस्सू के खून का इकरार करवाने में लगे हैं। माँ भोज नाटक में कवि दृश्य
दादा साहब के घर का दिखाया जाता है तो कभी थाने में बैठता हुआ बिंदा। इस तरह दादा साहब बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे हैं। वहीं बेकसूर बिंदा दर्द से करह रहा था। पुनः जोरावर के घर का दृश्य है, सिन्हा का पार्टी का दृश्य है और दादा साहब के खाने पीने का दृश्य आता है। यह सभी माँ भोज चलता रहता है। फिर थाने का दृश्य आता है। बिंदा करह रहा होता है। वहाँ महेश जाकर भी कुछ नहीं कर पाता और नाटक समाप्त होता है। मन्नू भंडारी जी ने महाभोज क्यों इस नाटक का नाम रखा? क्योंकि जो महाभोज, महा का अर्थ होता बहुत बड़ा, भोज माने खाने की व्यवस्था। एक बहुत बड़ा चुनाव का माहौल था और खाने की बहुत बड़ी व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण इन्होंने इस नाटक का नाम महाभोज रखा। दूसरी बात यह है कि एक तरफ जो गरीब बिंदा था अपने मित्र का बदला लेने के लिए तत्पर रहता था और उसी को गलत तरीके से फंसा करके जो अपराधी होता है वो बाहर निकल आता है और उसी की खुशी में जो ये खाने का आयोजन किया जाता है, इसे ही महाभोज कहा है मन्नू जी ने। इस नाटक का जो निष्कर्ष है, मन्नू जी कहते हैं कि यह नाटक में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज, बड़ा आयोजन, जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं। किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं, बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। इस नाटक में मन्नू भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को ही नहीं दर्शाया, अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीज़ों को भी उजागर किया जो सहज नहीं है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।